Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको सोल्व करवाऊँगा जून 2006 और दिसंबर 2006 का नेट जेआरएफ का पेपर, और उसमें हम बात करेंगे केवल और केवल इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों की कि जून 2006 और दिसंबर 2006 में जो इन्वायरमेंट जो नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था और उसमें जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को लिखने के लिए पेन कॉपी लेके बैठे हो तो प्लीज़ एक मेरे लिए बहुत बड़ा सा काम कर दो, और वो काम ये है कि अपना जो नोटबुक है उसको थोड़ा साइड में रख दो और उस पेन को भी साइड में रख दो, और अपना जो दिमाग है, जो अपना खोपड़ा है, उस खोपड़े को मेरे साथ यहाँ पर लगा लो। ठीक है, क्योंकि हमें बही बना के नहीं रखनी है। क्या नहीं करना है? हमें बही बना के नहीं रखना है, हमें इसको अभी याद करना है, अभी बात खत्म करना है, उधार नहीं करनी है हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जून 2006 के क्वेश्चनों पर। किस पर? जून 2006 के क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले जून 2006 में क्वेश्चन आया था एक, जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य है, इसका कारण है। भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य है, इसका कारण है। ऑप्शन ए, जल भूतल की कठोरता को शिथिल करता है। बी है, भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है। सी है, रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। और डी है, जल एक सार्वभौमिक तरलता प्रदान करने का माध्यम है। आपको सही आंसर का पता चलाना है और आपको बताना है कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। कि जो भूस्खलन होता है उसमें जल की भूमिका अनिवार्य है, बिना जल के भूस्खलन नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या कारण है, जल ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से भूमिका जो भूस्खलन है वो होता है, और जल के अभाव में भूस्खलन नहीं हो सकता। तो देखो वो है ऑप्शन बी, कि जो जल है वो भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य होती है। पहली बात है कि जो भूस्खलन होता है उसमें जल की भूमिका अनिवार्य होती है। जल भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है। जो जल है वो भूतल के दबाव में वृद्धि करता है। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भूस्खलन सामान्यतः वर्षा काल में सर्वाधिक होता है। ठीक है, भूस्खलन एक क्या है? भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भूस्खलन सामान्यतः वर्षा काल में सर्वाधिक होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित है। जो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है वहाँ पर पेयजल की कमी है, तो उसके क्या क्या कारण है? पहला कारण है अधिक मात्रा में जल का वाष्प में परिवर्तन होना। दूसरा है सुनामी के कारण सामुद्रिक जल का प्रवेश करना। तीसरा है ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना। और चौथा है समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी का महत्वपूर्ण कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का समंजन बंगाल की खाड़ी में होता है, वहीं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में समाहित होती हैं। क्योंकि वे क्या कारण है कि जहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है। क्या कारण है ऐसा? तो भाई लोगों, इसका एक सिंपल सा कारण है, वो है 4 ऑप्शन है, पढ़ लो इनको। पहला ऑप्शन है कि घाटी के ढलान के अनुरूप बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का ढलान सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर है। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर अधिक नीचा है। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का अंश पूर्व की ओर झुकता है। तो दोस्तों,
जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो ढाल के विपरीत बह रही हैं, क्योंकि समस्त नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और ये 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों नदियां जो नर्मदा और ताप्ती है वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। किस में बहती हैं? भ्रंश घाटी में। और ये भ्रंश घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में स्थित भ्रंश घाटी में ढलान के अनुरूप बहती हैं। किसके ढलान के अनुरूप? घाटी के ढलान के अनुरूप बहती हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये घाटी के ढलान का अनुरूप करती हैं। क्या करती हैं? घाटी के ढलान के अकॉर्डिंग बहती हैं। देखो, एक होता है अनुगामी अपवाह का निर्माण। अनुगामी अपवाह का मतलब क्या होता है? अनुगामी अपवाह का मतलब होता है कि जब कोई नदी धरातलीय ढाल की दिशा में प्रवाहित होती है, कि जब कोई भी नदी धरातलीय ढाल की दिशा में बहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुगामी अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगामी अपवाह बोलते हैं। देखो, दक्षिण भारत की जो अधिकांश नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो भी क्या एक अनुगामी अपवाह का उदाहरण है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों भी क्या है? अनुगामी अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण है। महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण है। ऑप्शन ए है जल प्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव, बी है समुद्री पानी का भू सतह पर आपलावन, समुद्री पानी का भू सतह पर आपलावन, परंपरागत कृषि शैली, और डी है उर्वरक भूमि का लाल मिट्टी द्वारा शोषण। आपको इन चारों से सही आंसर का पता चलाना है कि महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम है। क्यों? क्या कारण है ऐसा? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सजेस्ट करो। देखो, यहाँ पर तुक्का मारो, आप तुक्का मारना सीखो, क्योंकि यहाँ तो तुक्के से भी आपका जेआरएफ हो सकता है। बिल्कुल श्योर है, यही दुनिया का एकमात्र एग्जाम आपके लिए जहाँ पर आप तुक्का मार के भी जेआरएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण है जल प्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव। ठीक है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण जल प्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव है। कि जो महानदी डेल्टा है वहाँ की भूमि की जो उर्वरता है वो गोदावरी डेल्टा से कम है, और उसका सबसे बड़ा कारण है जल प्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस नामक विद्वान ने किया था मिस्र में नील नदी के अध्ययन के दौरान। कि जो डेल्टा शब्द था इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने किया। कौन से देश में किया? मिस्र में किया। कौन सी नदी के अध्ययन के दौरान किया? नील नदी के अध्ययन के दौरान। और जो डेल्टा होता है वो सामान्यतः त्रिभुज के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? त्रिभुज के आकार का होता है। डेल्टाओं का निर्माण नदियों द्वारा अपने साथ लाए गए पदार्थों या मलबा के निक्षेपण से होता है। जो डेल्टा का निर्माण होता है वो सामान्यतः नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे छोटा उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है या मणिपुर है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा प्रायद्वीपीय भारत का सबसे छोटा उत्तरी पूर्वी राज्य है। सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत का नहीं, कि कौन सा उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे छोटा राज्य है। हम आगे बात करते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? 7 बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? 7 सिस्टर या 7 बहन बोलते हैं। ठीक है, अब 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है और मणिपुर है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, उसके अलावा
आसाम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है और मणिपुर है। इन सातों को सात सहेली राज्य भी बोलते हैं। ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 सहेली राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सातों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। बाई चांस पूछ सकता है, अब तो 2 शब्दों की बात है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया और हम गलत करके आ गए तो वो पता नहीं कितने रुपए की बात होगी और कितनी वैल्यू की बात होगी। वी कांट सजेस्ट। ओके, और इन सातों राज्यों में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। यह 3 तरफ से बांग्लादेश द्वारा घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी अगरतला है और यह 3 साइड से बांग्लादेश द्वारा घिरा हुआ है। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है अभिकथन 1 कि वातावरण में तैरते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित है। कि जो वातावरण में कण तैर रहे हैं उन सभी तैरते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित है। उसके बाद है कारण आर, क्योंकि प्रत्येक कण लघु लहरों एवं इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताओ इसका आंसर। ये आपके पास 4 कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है और सही आंसर का पता चलाना है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, कि दोनों कथन भी सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम है। बताओ क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री है, यमुनोत्री है या उत्तरी गंगोत्री है? इनमें से बताना है। ये 3 शब्द हैं, 3 शब्दों में से बताना है। चौथा है ऑल ऑफ दीज, या फिर चारों की चारों हैं, वो सॉरी तीनों की तीनों हैं। लगाओ तुक्का, तुक्का लगाओ। एक रफ पेज लो और उसके ऊपर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर नोट करो। जो आपका आ रहा है उसका तो करो ही, जो नहीं आ रहा है उसका तुक्का मार के करो, क्योंकि यहाँ तुक्का भी सक्सेस होता है। ठीक है, तो भाई लोगों यहाँ पर है इसका आंसर दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। देखो, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित कार्यशालाएं। सबसे पहली कार्यशाला स्थापित की गई थी दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983-84 में। उसके बाद बात की गई द्वितीय कार्यशाला स्थापित की गई भारती, और तृतीय कार्यशाला स्थापित की गई मैत्री। ये टोटल 3 कार्यशाला हैं जो अंटार्कटिका पर है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं। बिल्कुल क्रम से है। पहली कौन सी है? दक्षिण गंगोत्री है, दूसरी भारती है और तीसरी मैत्री है। ठीक है, फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत प्यारा सा सेक्सी सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी जून 2006 का पेपर है, उसी के क्वेश्चन है ये। लेकिन जो 26 से 29 तक के क्वेश्चन है वो दृष्टिबाधितों विद्यार्थियों के लिए जो पेपर आया था, जिनको दिखता नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर आया था, उस पेपर के क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। जून 2006 में जो आई ब्लाइंड कैंडिडेट्स का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है ये। ठीक है, पर्यावरण संदर्भित प्रभाव की समीक्षा का कार्यकाल है। पर्यावरण संदर्भित प्रभाव की समीक्षा का कार्यकाल है 1 वर्ष, 2 वर्ष, नमी वाला मौसम या कोई भी 3 ऋतु। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। तो भाई लोगों इसका जो सही आंसर है वो है 1 वर्ष। क्या है? 1 वर्ष की जो EIA है इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। देखो बिल्कुल आगे कंटिन्यू रहो मेरे साथ। जो EIA है इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब जो EIA था इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो किसी परियोजना के कार्यान्वयन क्या है?
किसी परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय लेने से पूर्व उससे होने वाले पर्यावरणीय पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों की पहचान करना, हानिकारक प्रभावों को कम करना एवं लाभदायक प्रभावों को बढ़ाना। समझ में आ गया? EIA के 2 उद्देश्य थे कि किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय लेने से पूर्व उससे होने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों को पहचानना और जो हानिकारक प्रभाव है उनको कम करना और जो लाभदायक प्रभाव है उनको बढ़ाना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27वां है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विश्व का 3/4 पेयजल भंडारित है? निम्नलिखित में से किसमें विश्व का 3/4 पेयजल भंडारित है? तो भाई लोगों, यहाँ पर जो क्वेश्चन सही है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो ग्लेशियर कि जो विश्व का 3/4 पेयजल है वो ग्लेशियरों में भंडारित है। हम आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.3% भाग सागरों एवं महासागरों में खारे या लवणीय जल के रूप में विद्यमान है। क्या बात है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जो कुल जल है उसका 97.3% भाग महासागरों या सागरों में खारे या लवणीय जल के रूप में विद्यमान है। 2.7% जल सादा या लवणीय, जिसका हम अलवणीय, ध्यान रखना, सादा या अलवणीय, जिसको हम मीठा जल भी बोलते हैं। 97.3% खारा जल है और 2.7% मीठा जल है या फिर सादा जल है, जिसको हम पीने के लिए या जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। सादा जल या मीठा जल 2.7% है। इसमें से 2% ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमनदों के रूप में जमा है। ठीक है, 0.6% भूगर्भिक जल के रूप में है और 0.1%, कितना, 0.1% नदी, झील एवं तालाबों के रूप में है। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये पेज कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो देखो भाई लोगों, सपोज डेट ये हमारा 100% कुल जल है। इसमें से जो लवणीय और खारा जल है वो है 97.3%, जो कि महासागरों और सागरों में है। इसके अलावा दूसरी साइड है हमारा अलवणीय जल, जिसको हम मीठा जल बोलते हैं, जिसको हम सादा जल बोलते हैं, वो है 2.7%, जो विद्यमान है ग्लेशियर के रूप में। तो जो मीठा जल है उसका 2%, मीठे जल का 2% ग्लेशियर के रूप में है, 0.6% भूगर्भिक जल के रूप में है और 0.1% नदी, झील एवं तालाबों के रूप में है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि मेरे आपको इसी तरीके के सभी क्वेश्चंस की PDF लेनी है, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो केवल JRF के लिए, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो केवल JRF के लिए, वो नेट के लिए नहीं है। आप चाहो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और उसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको टोटल क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा। इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन 400+। यहाँ पर ही नहीं, ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा JRF में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, JRF निकालने के लिए इन्वायरमेंट के टोटल 400 प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन 470, टीचिंग एप्टीट्यूड के 390, रिसर्च एप्टीट्यूड के 400, कम्युनिकेशन के 300, हाई एजुकेशन के 350, रीजनिंग के 1000+, लॉजिकल रीजनिंग के 500+ और DI 100+। ये मैं सारा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ मेरे इन व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें। आप इनकी सभी की PDF भी ले सकते हो
और इसके अलावा जो मेरा कंटेंट रहेगा, जो मेरे क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे के सारे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे। जैसे मैं अब सामने पढ़ा रहा हूँ आपको उसी तरीके से फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे। इसके अलावा सारे के सारे ओल्ड पेपर 2004 से लेकर दिसंबर 2019 तक के, जिसमें जो 2019 में पेपर हुआ था ऑनलाइन हुआ था, तो जून और दिसंबर दोनों शिफ्टों को मिलाकर टोटल 30 पेपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि कौन सा महादेश धरती के भू क्षेत्र के 30% भाग पर व्याप्त है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है एशिया, सी है साउथ अमेरिका और डी है यूरोप। कि कौन सा महादेश या महाद्वीप है जो धरती के भू क्षेत्र के 30% भाग पर व्याप्त है, तो भाई लोगों वो है एशिया। कौन सा है? एशिया। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक साइड महादेश लिखे हुए हैं, दूसरी साइड उनका क्षेत्रफल लिखा हुआ है और तीसरी साइड उनकी जनसंख्या भी मैंने लिखवा दी है। एशिया 30% क्षेत्र है, अफ्रीका 20%, नॉर्थ अमेरिका 16%, साउथ अमेरिका 12%, अंटार्कटिका 10%, यूरोप 7% और ऑस्ट्रेलिया 5%। ये तो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। हम बात करें विश्व की कुल जनसंख्या का, तो एशिया में 58.2%, अफ्रीका में 11.5%, नॉर्थ अमेरिका में 10.2%, साउथ अमेरिका में 8.4%, अंटार्कटिका में 5.8%, यूरोप में 5.4% और ऑस्ट्रेलिया में 0.5%। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारा भूमंडल निरंतर अधिक उष्ण होता जा रहा है। ऐसी अवधारणा है कि अंतोगत्वा इस प्रक्रिया के निम्नलिखित परिणाम होंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारा भूमंडल निरंतर अधिक उष्ण होता जा रहा है। ऐसी अवधारणा है कि अंतोगत इस प्रक्रिया के निम्नलिखित परिणाम होंगे। ऑप्शन ए ध्रुवीय हिमखंड का पिघलना, ऑप्शन बी ध्रुव एवं इक्वेटर पर समान तापमान की सृष्टि, समुद्रीय स्तर में गिरावट और उपयोगी भूखंड में बढ़ोतरी। बताओ इसका सही आंसर बताओ। आप तुक्का मारो, कुछ भी करो, लेकिन सही बताने की कोशिश करो। तो भाई लोगों इसका सही आंसर है ध्रुवीय हिमखंड का पिघलना। ठीक है, कि जब तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो ध्रुवीय हिमखंड है, जो बर्फ के रूप में जमे हुए रखे हैं, वो सारे के सारे पिघल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2006 के पेपर की। कौन से? दिसंबर 2006 के पेपर में जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 30वां, कि ज्वालामुखी उद्गार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति हुई है। मौसम परिवर्तन के रूप में, द्वीपों के धंसने से, वनस्पति का क्षेत्र से, पशुओं का विलोप होने से। बताओ कि ज्वालामुखी उद्गार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति हुई है द्वीपों के धंसने से। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ज्वालामुखी एक आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न स्थला करती है। ज्वालामुखी एक आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न स्थला करती है। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है, कि जो ज्वालामुखी है वो आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न की स्थला करती है और ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत से। जो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत है वो ज्वालामुखियों की उत्पत्ति की सही ढंग से व्याख्या करती है। महासागरीय जल में CO2 के सामान्यतः वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ, महासागरीय जल में CO2 के सामान्यतः वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ, ऑप्शन ए तापमान में कमी होगी, ऑप्शन बी खारेपन में बढ़ोतरी होगी, ऑप्शन सी पादप प्लेंकटन में वृद्धि होगी और ऑप्शन डी सामुद्रिक स्तर में उत्थान होगा। तो बताओ
कि महासागरीय जल में कार्बन डाइऑक्साइड के सामान्यतः वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ क्या होगा, पादप प्लैंकटन में वृद्धि होगी। क्या होगा, पादप प्लैंकटन में वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है कोयले द्वारा, जलावन द्वारा, कचरा जलाने से और वनस्पति अपशिष्ट उत्पाद द्वारा। वनस्पति अपशिष्ट उत्पाद द्वारा। तो इसका सही आंसर है कोयले द्वारा। क्या है, कोयले द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों से सर्वाधिक प्रदूषण होता है। कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों से सर्वाधिक प्रदूषण होता है। ताप बिजली घरों से निकलने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, राख है जिसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, और कालिक है। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां, कि नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु, नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु। ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा तीव्रतर होती है। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी होती है। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही रहती है। और ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडी रहती है। बताओ इसका सॉल्यूशन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है ना, वो है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी होगी। ठीक है, उसका कारण क्या है कि जो नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु धीमी होगी, उसका सबसे बड़ा कारण है गांव में खुले मैदान है, बिल्कुल सपाट, चारों तरफ खेत हैं, तो वहां से क्या होती है, हवा तीव्र गति से बहती है। जबकि शहरों में क्या है, घनी सघन बस्तियां हैं, बिल्कुल पास पास में मकान है, वहां हवा नहीं बह पाती। इसलिए शहरों में रहना बहुत ही खराब काम है, गाँव में रहना ही वास्तव में जन्नत है। रियल कंडीशन है, यदि आप गांव से हो और गांव में रहते हो तो जन्नत है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां है, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। न्यूट्रल एक साइड दिया हुआ है, न्यूट्रल, मामूली, ये मामूली नहीं है, मामूली है। ये क्या है, मामूली है। ये मामूली, अम्ल, क्षार और हानिकारक। इस साइड दिया हुआ है 5, 7, 4, 8। आपको मिलाना है, ये पीएच स्केल का मान है। किसका है? ये पीएच स्केल का मान है। ठीक है, ये हमारा पीएच स्केल का मान है। अब मिलाओ इसको। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया मैंने, मिलाओ। तुक्का मारो, कुछ भी करो, लेकिन मिलाने की कोशिश करो। मिलाओ भाई लोगों। देखो, ए को मिलाते हैं हम 7 से, बी को मिलाते हैं हम 5 से, क्षार को मिलाते हैं हम 8 से, और हानिकारक को मिलाते हैं हम 4 से। अब क्यों है ऐसा, देख लो यहाँ पर। जल की अम्लता एवं क्षारीयता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जल की अम्लता एवं क्षारीयता को किसके द्वारा मापा जाता है? पीएच स्केल के द्वारा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय जल का पीएच 7 से कम होता है, और क्षारीय जल का पीएच 7 से अधिक होता है। देखो, 7 पर न्यूट्रल होता है, जल बिल्कुल शुद्ध होता है। 6 पर अम्लीय होता है, फिर 5 पर और अधिक अम्लीय होता है, फिर 4 पर और भी अधिक अम्लीय होता है, फिर 3 पर और भी अधिक अम्लीय होता है, और फिर 2 पर बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। बिल्कुल सेम उस साइड है। 8 पर क्षारीय होता है, 9 पर और अधिक क्षारीय, 10 पर और अधिक क्षारीय। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिखे हुए हैं, यूएनडीपी द्वारा, डब्ल्यूटीओ द्वारा, आईएमएफ द्वारा या विश्व बैंक द्वारा। कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा?
यूएनडीपी द्वारा। सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले लिखा हुआ है एचडीआर। एचडीआर का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे देखते हैं एचडीआर रिपोर्ट का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, कि जो एचडीआर रिपोर्ट है उसका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। एचडीआर के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग भी की जाती है। देशों की वार्षिक रैंकिंग किसके आधार पर भी की जाती है? एचडीआर के आधार पर। मानव विकास रिपोर्ट में 4 अन्य सूचकांक भी शामिल होते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में 4 अन्य सूचकांक भी शामिल होते हैं। पहला होता है असमानता समायोजी मानव विकास सूचकांक, दूसरा होता है लैंगिक विकास सूचकांक, तीसरा होता है लैंगिक असमानता सूचकांक और चौथा होता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। उसके बाद में दिया हुआ है मानव विकास के टोटल 3 आयाम होते हैं, जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा। जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, पीडीएफ लेनी है सभी क्वेश्चनों की। इससे पहले मैं जो एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन 400 कंप्लीट करवा चुका हूँ, बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो एनवायरनमेंट की जो 400 क्वेश्चन है उसकी भी आप एक साथ पीडीएफ ले सकते हो। मैं आपको सारी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहो, जेआरएफ निकालना चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना। ये है आंसर की। इसको पढ़ने के लिए या तो फोन को उल्टा करो या आप उल्टे हो। 2 कंडीशन है, या तो फोन को उल्टा करो या आप उल्टे हो, बिल्कुल सेम। या तो सक्सेस होने के लिए पढ़ो या अनसक्सेस होने के लिए बुकों को छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है। सक्सेस होने के लिए या तो दिमाग को अब भी काम लेकर इसको अब भी रट के रख दो, या फिर बही खाता बना के और साइड में रख दो, उधार के रूप में धर दो, कि कोई सामान उधार लेके गया है उस रूप में धर दो। बाद में धीरे धीरे आते जाएगा। आप ही धीरे धीरे पढ़ते जाना, ना तो कभी कंप्लीट उधार होगी और ना आपका कंप्लीट ये कभी याद करने का मटेरियल होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो, तुरंत याद करने की कोशिश करो, बात मत रखो। पीडीएफ ले लो सारी और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। तो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाई है, तो प्लीज़ आप भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपकी और मेरी इज्जत का ध्यान रखते हुए ढेर सारे कमेंट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखने के लिए बाय।